नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम 5वां लेक्चर लेके आए हैं बिहार स्पेशल सीरीज में। तो चलिए आज का टॉपिक है द बिहार द क्रूसिबल ऑफ एम्पायर, मतलब साम्राज्य का एक कठिन दौर। फ्रॉम अफगान मुगल वॉर टू ब्रिटिश राज। अफगान और मुगल युद्ध से लेकर ब्रिटिश राज का उदय से देखेंगे। ए विजुअल टाइमलाइन ऑफ पावर ट्रेड एंड कंक्वेस्ट, एक हम टाइमलाइन देखेंगे शक्ति का, ट्रेड व्यापार का और विजय का। दिस डेट ट्रेस बिहार ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बैटलफील्ड फॉर शेरशाह सूरी टू इकोनॉमिक इंजन ऑफ यूरोपियन ट्रेडर एंड फाइनली द लॉन्च पैड ऑफ ब्रिटिश डोमिनेशन ओवर इंडिया। तो आज हम देखेंगे बिहार में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव हुआ है कि युद्ध के क्षेत्र से, जैसे हम देखें शेरशाह सूरी से ने जो है अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्षेत्र में काफी जो है विस्तार किया। इंजन ऑफ यूरोपियन ट्रेडर, बाद में हम देखेंगे यूरोपियन ट्रेडर यहाँ आए और फाइनली उन्होंने ब्रिटिश जो है भारत में अपना डोमिनेशन हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है द मुगल एंट्री एंड अफगान रेसिस्टेंस। तो हम जानेंगे कि मुगल साम्राज्य का एंट्री और अफगान का विरोध, अफगानी का, यह 1526 से 1529 के बीच का कार्यकाल है। द इन्वेंटर, और इसमें आक्रमणकारी थे मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य में हम देखते हैं तो 1526 बीसी में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर जो है भारत में इंटर किया था। साथ ही साथ हम देखेंगे 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। साथ ही साथ 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। ये धोखे से जीता हुआ युद्ध था। द रेसिस्टेंस अफगान फैक्शन, अब हम देखेंगे अफगानियों का, अब विरोध हम देखेंगे और अफगान का गुट देखेंगे, अफगानी लोग का। उनमें से एक गुट में थे दरिया खान नुहानी एंड लोडी क्लैंस लीड द लोकल रेसिस्टेंस अगेंस्ट बाबर ईस्टवार्ड एक्सपेंशन। तो हम इसमें देखेंगे जो है दरिया खान नुहानी और लोदी जो है एक साथ लीड कर रहे थे, जो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय क्षेत्र पर आपस में लड़ रहे थे, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध। बाबर जो है ईस्टवर्ड से थे, ईस्ट के क्षेत्र। और इनमें जो है कि साइट ये निकला, while Panipat secured Delhi, the Battle of Ghagra 1529 was essential for subduing the Afghan chief in the Bihar। मतलब जब पानीपत सिक्योर्ड, जब पानीपत को अपने अधीन कर लिया तो दिल्ली को, और इसके बाद घाघरा का युद्ध हुआ, उसमें जो है अफगान के जो चीफ थे उनको भी सब डूइंग कर दिया, अफगान को अपने अधीन एक तरह से जीत लिया अफगान के चीफ को। अब बात करेंगे द शेरशाह इंटरल्यूड बिहार कन्क्वेस्ट दिल्ली। अब हम बात करेंगे बीच के कार्यकाल का, शेर काल के बीच का कार्यकाल, बिहार कन्क्वेस्ट दिल्ली, किस प्रकार से बिहार पर कन्क्वेस्ट किया। ओके, तो इसमें शेरशाह के कार्यकाल का देखेंगे किस प्रकार से बिहार कन्क्वेस्ट दिल्ली को जीता। तो इसके सक्सेसर हम देखेंगे इस्लाम शाह सूरी, इस समय 1555 में शासन कर रहे थे। 1540 से 1545 में सूरी वंश का कार्यकाल था। शेर शाह सूरी जो है इस समय दिल्ली पर जो है शासन कर रहे थे। इसके बाद 1540 में जो है बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ, बिलग्रामी का युद्ध, जिसे कन्नौज में का होता है। डिसीव विक्ट्री ओवर द मुगल्स, मुगल के ऊपर जो है धोखे से जीत था ये। इसके बाद हम
26 जून 1539 को बैटल ऑफ चौसा देखेंगे, जो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जो कि बक्सर में। शेर शाह डिफीट्स हुमायूं, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। ओके, अब हम बात करेंगे मुगल कंसिडरेशन द अकबर एरा। मगर मुगल जो है किस प्रकार से मुगल का केंद्रीकरण अकबर के कार्यकाल में। कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, विजय और प्रशासनिक एकीकरण आज हम देखेंगे मुगल का। 1574 में अकबर पर्सनली अटैक पटना, अकबर जो है खुद से पटना पर आक्रमण किया था। ओके, इसके बाद 1575 में से 1576 में जो है कंप्लीट कंक्वेस्ट ऑफ द रीजन, और इस क्षेत्र पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लिया। इसके बाद देखेंगे 1580 में 1580 में जो है बिहार इस्टेब्लिश्ड एज ए डिक्टेंट ऑफ सूबेदार प्रोविंस, वन ऑफ द 12 प्रोविंस ओरिजिनल प्रोविंस ऑफ द एम्पायर। मतलब 1580 में जो है बिहार को स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश एज ए सूबेदार मतलब प्रोविंस, एक परगना बनाया गया, स्थापित, वन ऑफ द 12 ओरिजिनल प्रोविंसेस इन द एम्पायर। इस में जो है कुल जो है 12 प्रोविंस थे। इसके बाद इसमें देखें कि सूबेदार, सूबेदार जो है आपसे पूछ सकता है सूबेदार किसे कहा जाता था मुगल एरा में, तो गवर्नर को। इस समय जो है सूबेदार और बिहार में बनाया गया मुनीम खान को, जो 1580 ईस्वी में मुनीम खान को बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय अकबर, अकबर के द्वारा बनाया गया पहला गवर्नर था, उस समय सूबेदार कहलाता था, सूबेदार को ही गवर्नर कहते हैं। इसके बाद राजा मान सिंह को देखेंगे, द मोस्ट प्रोमिनेंट सूबेदार, जो बहुत ही प्रोमिनेंट सूबेदार थे, कंसिडरेटेड मुगल अथॉरिटी, और उनका जो है काफी प्रभुत्व था, केंद्रीकरण था शाहजहां मुगल अथॉरिटी पर। इसके बाद देखेंगे प्रिंस परवेज, जो अपॉइंटेड लेटर बाय एम्पायर ऑफ शाहजहां, बाद में प्रिंस परवेज को जो है शाहजहां ने अपॉइंट किया था गवर्नर के। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों अजीमाबाद, द लेट मुगल एम्पायर। तो इसमें देखेंगे अजीमाबाद और उसके बाद मुगल साम्राज्य या मुगल काल। तो इसमें देखेंगे पटना का जो नाम जो है 1702 ईस्वी में प्रिंस अजीम ने अजीमाबाद कर दिया था। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं, पहले पटना था, 1702 में प्रिंस अजीम ने अजीमाबाद इसका कर दिया। इस समय जो शासक थे इम्पेरर ऑफ, आप पढ़ेंगे फारूक सियार के साम्राज्य का, 1713 मतलब 1713 ईस्वी में द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू क्राउन इन पटना, पहला जो है मुगल एम्पायर वो बने, मतलब साम्राज्य जिन्होंने जो है पटना में क्राउन किया, मतलब ताज हासिल किया। इशू द प्रिवेंशियल शाही फरमान, अब क्या इशू रहा शाही फरमान को लेकर, अब हम इसके जो है आप लोग को स्लाइड 9 में देखेंगे। मतलब इशू मतलब क्या इशू हुआ, शाही फरमान क्यों आवश्यक था। अब लोकल डेवलपमेंट की बात, इसमें जो है लटो लेटो बेडी बॉडी टर्न हुआ, लोकल डेवलपमेंट। और इसमें दाऊद खान जो है सूबेदार थे औरंगजेब के अंदर, उन्होंने जो है दाऊद नगर की स्थापना की थी। तो आगे देखेंगे रीजनल डायनेस्टीज एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, और हमने जैसा बताया था ये दाऊद नगर जो बसाया गया ये वर्तमान समय में गया में पड़ता है। करंट इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद, मतलब उस समय गया में था और बाद में चलकर ये औरंगाबाद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे रीजनल डायनेस्टी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, मतलब स्थानीय वंश देखेंगे और सांस्कृतिक बदलाव सिग्निफिकेंस देखेंगे। इस समय जो है चेरो डायनेस्टी थे, ये पाल वंश के बाद का काल है। रूल्स बस रूल्ड इन्होंने जो है शाहाबाद, भोजपुर और आरा के क्षेत्रों में अपना
डायनेस्टी को चलाया, चेरो डायनेस्टी कन्क्वेस्ट बाय मुगल। बाद में चलकर जो है मुगल द्वारा 1660 ईस्वी में इसे भी जीत लिया गया। अब बात करेंगे द नुहानी डायनेस्टी लीनेज। अब नुहानी वंश का हम अब बात करेंगे। तो इसमें जो है इनका जो पहला थे दौरिया खान नुहानी, इस वंश में जो पहले लिनेज थे, मतलब परिवार के जो पहले व्यक्ति थे, लिनेज मतलब परिवार होता है यह वंश। इसके बाद बहार खान ने खुद को जो है घोषित कर दिया स्वतंत्र रूप से शासक अपने आप को। आप इसमें देख सकते हैं, इस जगह पर लिखा हुआ है ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। इसके बाद जलाल खान आए जो ट्यूटर थे टू शेरशाह, शेरशाह के दोस्त या शिक्षक थे। द सिख कनेक्शन, यहाँ से हमें सिख संप्रदाय का कनेक्शन देखने को मिलता है। और इस समय जो है 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह का ये जन्म स्थल है। और इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर थे और इनकी माता का नाम माता गुजरी था। इसके बाद हम बात करेंगे द मैग्नेट ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार का जो है फाइनेंशियल की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड व्यापार जो है किस प्रकार से बिहार में कौन से रिसोर्स थे जो ये लोग व्यापार करते थे। ये वो समय था जब यूरोपियन ट्रेडर जो है बिहार में आए थे। और इस समय जो है 17वीं शताब्दी में जो है बिहार जो है एक यूरोपियन ट्रेडर का एक सेंटर बन गया था। मतलब यूरोप के जो है व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ व्यापार करते थे। वे व्यापार करते थे साल्ट पीटर का, जिसे हम सोरा कहते हैं, जो कि गन पाउडर बनाने में उपयोग होता था। साथ ही साथ उस समय ओपियम का बहुत डिमांड था, जिसको अफीम कहते हैं, और इसको अधिक जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके बाद टेक्सटाइल जो है कॉटन, टेक्सटाइल में देखेंगे तो कॉटन के कपड़े बेचे थे आते थे और शुगर की काफ़ी डिमांड रहती थी इस क्षेत्र में। और बिहार वॉज द ग्लोबल प्रोडक्शन सेंटर ऑफ साल्ट पीटर, अट्रैक्टिंग यूरोपियन पावर सीकिंग मिलिट्री डोमिनेंस। मतलब बिहार जो है पूरे ग्लोबल के तौर पर देखेंगे ये साल्ट पीटर का जो है सेंटर था, मतलब सोना बनाने का एक जगह था। अट्रैक्टिंग, जो कि यूरोप लोगों को अट्रैक्ट किया, और सीकिंग, और यहाँ मिलिट्री डोमिनेंस वो किया। अब बात करेंगे यूरोपियन अराइवल टाइम लाइन। अब यूरोपियन लोग कब आए उसके टाइमलाइन देखेंगे। पहला जो है अराइवल जो है पोर्तुगीज ने किए, जो कि बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था हुगली, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है वर्तमान में। उस समय बिहार का ही पार्ट था, बंगाल का ही पार्ट था। फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट बिहार फॉर ट्रेड स्पाइसेस एंड कॉटन। ये पहला यूरोपीय ट्रेवलर था जो बिहार आया व्यापार करने मसालों और कॉटन के लिए। इसके बाद हम देखेंगे 1632 ईस्वी में डच लोग यहाँ आए, उन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया पटना में। प्रेजेंट डे नॉर्थ पटना कॉलेज, अभी आप वर्तमान में पटना का नॉर्थ पार्ट में देखेंगे तो उसी जगह पहले फैक्ट्री स्टेब्लिश था। यहाँ पर फोकस किया गया ओपियम और साल्ट पीटर पर। ये इसलिए बनाया गया कि यहाँ जो है नॉर्थर्न पार्ट, जो अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं नॉर्थर्न पार्ट में ही था ये। इन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया और उस समय ट्रेड जो है ओपियम और साल्ट पीटर और कॉटन का किया जा रहा था। इसके बाद 1651 ईस्वी में से लेकर 1657 ईस्वी तक ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित किया पटना में। ओके, और ये गुलजारी बाग के क्षेत्र में आप देख सकते हैं 1651 में इसकी खोज हुई, मतलब इस्टेब्लिश किया गया, रिवाइव इसको पुनः जागृत किया, मतलब शुरू किया गया 1657 से 1658 के बीच में इसे शुरू किया गया। अब डेंस, इसके बाद डेंस लोग आए 1774 में
डेंस लोग आए थे और इन्होंने भी फैक्ट्री स्थापित किया। डेंस जो है फ्रेंच के लोगों के को कहा जाता है। फ्रेंच प्राइमरी बेस्ड ऑन चंद्र नागौर बंगाल। बंगाल के क्षेत्र में चंदेर नागौर जगह है बट एक्टिव इन बिहार ट्रेड। और वहाँ पर प्राइमरी बेस था, उद्देश्य था, लेकिन बाद में एक्टिव भी इन्होंने बिहार पर किया। तो टर्निंग पॉइंट द रॉयल फरमान, जैसा कि हमने पेज 9 स्लाइड में के पहले आपको बात किया था, टर्निंग पॉइंट अब यहाँ आता है। रॉयल फरमान जारी किया था 1717 ईस्वी में। एक जो है रॉयल फरमान जारी किया गया और ये जो है फारूक सुयार के द्वारा किया गया शाही फरमान था, जिसमें कि फ्री ट्रेड की ये था कि बंगाल में हम मुक्त व्यापार करेंगे। इसके लिए वो एनुअल जो फी रखा 3000 रुपीस इशू, जो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको फारूक सियार ने शुरू किया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी उस समय आया था, ग्रांट किया। शाही फरमान एक गोल्डन ऑर्डिनेंस था, एक आदेश था जिस प्रकार महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में चीन और चाय पर दिया था, उसी प्रकार यहाँ। और यहाँ ये बताया गया इस शाही फरमान में कि आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं बंगाल और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। आपको मिनिमम जो है 3000 रुपीज आपको पेमेंट करना होगा। इसके बाद उन्होंने 3000 पेमेंट किया तो क्या इसका प्रभाव यह हुआ, दिस लीगल प्रिविलेज्ड बाय पास्ट लोकल टैक्सेस। का यह परिणाम हुआ कि लोकल टैक्स जो है वो मनमाना ढंग से बाईपास कर दिया, नहीं दिया, क्रिएटिंग डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। और ये जो कारण बना, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ये जो शाही फरमान था जो है फारूक सियार को डायरेक्ट टैक्स नहीं मिला, लो नहीं मिलता था, क्रिएटिंग डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। और ये एक विवाद का कारण आगे चल के बना। नवाब ऑफ बंगाल के बीच अब बात करेंगे द राइज ऑफ बंगाल नवाब, बंगाल के नवाब का उदय। अब हम इसका बात, तो इसके कार्यकाल में देखेंगे मुर्शिद कुली खान जो है 1717 से 1727 में बंगाल के नवाब बने। इसके बाद सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 तक। इसके बाद मिर्जा बात करेंगे अलीवर्दी खान जो है 1740 से 1756 का। इसके बाद सिराजुद्दौला जो बने 1756 से 1757। ये जो है ग्रैंड सन ऑफ अलीवर्दी खान, ये जो है ग्रैंड पौत्र थे अलीवर्दी खान का। कन्फ्रंटेड द ब्रिटिश के समय में ओके सामना करना। ओके द लास्ट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नवाब। और अलीवर्दी खान जो है आखिरी जो है मजबूत शासक रे एज ए मुगल पावर। जब मुगल जो है पावर में आया, दिल्ली वांड, मतलब दिल्ली एज मुगल पावर इन दिल्ली once these nawab became the de facto rulers of eastern इंडिया। मतलब जब मुगल पावर में आए और दिल्ली को जो है दिल्ली का घटना, मतलब इस समय जो डिक्लाइन हुआ दिल्ली का डिक्लाइन आफ्टर 1707 ईस्वी के बाद दिल्ली में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। दिस नवाब बिकेम डिफेक्टो। और ये नवाब जो है वास्तविक शासक बन गए ईस्टर्न इंडिया के, पूर्वी भारत के। अब बात करेंगे प्रील्यूड टू प्लासी, प्लासी की प्रस्तावना, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंस्पिरेसी, मतलब संघर्ष और षड्यंत्र का हम कार्य देखेंगे। द ट्रिगर ब्रिटिश फोर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेड पोस्ट विदाउट परमिशन, ब्रिटिश जो है यहाँ बिना परमिशन का किलाबंदी कर लिया। और इसी में देख द ब्लैक होल ट्रेजडी जो है काल कोठरी ने, जो स्कॉलर हैं उन्होंने ब्लैक होल ट्रेजडी नाम दिया इसको। जैसा आप कॉन्स्पिरेंसी देखेंगे, षड्यंत्र का कार्य देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। और सिराजुद्दौला का देखेंगे किस प्रकार से इसमें किया गया। रॉबर्ट क्लाइव जो है सिराजुद्दौला को सपोर्ट कर रहे थे।
और इसके बाद इसमें देखेंगे गश्ती बेगम को, जो अलीवर्दी खान की मौसी थी। अब परिवार में ही राइवलरी हो रहा था, अमीर चंद उस समय थे, फैमिली राइवल्स। आप चाहो तो कंस्पिरेंसी वेब को आप जो है क्लिक भी कर सकते हैं देखने के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अब बात करेंगे द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का। तो हम बैटल ऑफ प्लासी देखेंगे जो 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। और इसमें देखेंगे कम्बैट और एक्शन और कंसिक्वेंसेस। ओके। और इसमें द कॉम्बेटेंट मतलब योद्धा, योद्धा को देखेंगे, और एक्शन क्या काम हुआ, और कंसिक्वेंसेस क्या परिणाम हुआ। और इसके जो योद्धा रहे, नवाब जो है सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। और इसका एक्शन हुआ लॉयलिस्ट मीर मदन और मोहन लाल फाउट ब्रेवली। मीर मदन और मोहन लाल ने पूरी बहादुरी तरह से इसकी सामना किया। बिट्रेयड मिर्जाफर हेल्ड द बैक मैन फोर्सेज। और जो है मिर्जाफर जो है बिट्रेल किया, हेल्ड द मैन फोर्सेज, और एक मैन फोर्सेज में आया, मतलब आगे आया मैन। और इसका ये परिणाम हुआ कि डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराज। और इसमें सिराज उद्दौला का मौत हो जाता है और वो हार जाता है। ये जो है राइज ऑफ पपेट नवाब। और जो है इसके बाद जो है एक मुखौटा एक तरह से लगा देता है मीर जाफर को 1757 से 1760 के बीच का में नवाब बना देता है। ओके। इसके बाद देखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ मीर कासिम। अब मीर कासिम का हम देखेंगे बहाल करना फिर से किस प्रकार से किया गया। द सक्सेशन, इसमें मीर कासिम रिप्लेस मीर जाफर इन 1706। मीर कासिम जो है मीर जाफर को रिप्लेस करता है 1760 ईस्वी में। ओके। आप इसमें देख सकते, और इसमें देखेंगे किस प्रकार से स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हुआ द मूव। तो देख सकते हैं कैपिटल शिफ्ट टू एस्केप ब्रिटिश इंट्रीग्यू। और किस प्रकार ब्रिटिश की साजिश, कैपिटल शिफ्ट टू एस्केप, ब्रिटिश के साजिश से बचने के लिए इन्होंने मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर को अपना राजधानी बना लिया। और इसमें देखिए जो है मीर कासिम ने क्या सुधार किया, स्टेब्लिश्ड गन फैक्ट्री इन मुंगेर। और जो है गन फैक्ट्री को स्थापित किया मुंगेर में। और एबॉलिश इंटरनल ड्यूटीज ऑफ इंडियन ट्रेडर, और समाप्त कर दिया आंतरिक जो ड्यूटीज था भारतीय ट्रेडर को। क्या कि आप पहले ही देखे 3000 जो लेके शाही परमान और वो बिजनेस करता था यहाँ लोकल जो लेवल के जो मर्चेंट थे उसको काफी कठिनाई हुआ। इसका ये परिणाम हुआ मीर कासिम में। दिस रिफॉर्म्स प्रोवोक्ड द ब्रिटिश टू वार एंड रीइंस्टेट द मीर जाफर। और इसका ये परिणाम हुआ, इस कारण जो है ब्रिटिश जो है भड़क गया युद्ध के लिए, और उन्होंने मीर जाफर को रीइंस्टेट कर दिया, मतलब वहां से फिर से बहाल कर दिया, रीइंस्टेट मीर जाफर। अब बात लास्ट करेंगे द डिसिप क्लाइमेक्स बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में किस प्रकार से जो है क्लाइमेक्स धोखे से जीता। इस ये ट्रिपराटिक अलायंस था, मतलब 3 लोगों के बीच, एक मीर कासिम थे जो बंगाल के थे, और एक सिराजुल्ला थे जो अवध के नवाब थे, और शाह आलम टू जो मुगल साम्राज्य। ये सब एक पार्टी अलायंस था, 3 पार्ट। इस ये जो है लड़ रहे थे ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट। उस समय जो ब्रिटिश फोर्स के जो कमांडर थे हेक्टर मुनरो। और इसमें आउटकम्स ये निकला डीसी ब्रिटिश विक्ट्री, और ब्रिटिश विक्ट्री जो है धोखे से जीत गया ब्रिटिश लोग। और सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, अनलाइक प्लासी वंस
कंस्पायरेंसी और षड्यंत्र के कारण ये जो है प्लासी का जीत जाता है। बक्सर वाज मिलिट्री एंड कंक्वेस्ट दैट सबजुक्टेड बंगाल, और बक्सर में मिलिट्री को स्थापित किया गया, सब्जेक्टेड बंगाल नवाब अवध एंड द मुगल एम्पायर। ओके, अब आखिरी स्लाइड में हम देखेंगे आफ्टर मैथ द एरा ऑफ लूट, मतलब रिजल्ट के बाद इरा ऑफ लूट, इसके परिणाम के बाद जो है क्या हुआ। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि जो है 1765 ईस्वी में हुई। शाह आलम टू ग्रांट दीवानी राइट, शाह आलम द्वितीय ने दीवानी राइट दिया। जो दीवानी राइट उसको कहते थे जो रिवेन्यू कलेक्शन करता था फॉर बंगाल्स बिहार एंड ओडिशा टू ब्रिटिश। ये जो है बंगाल, बिहार और ओडिशा से में जो है रिवेन्यू कलेक्शन करते थे टू द ब्रिटिश के लिए। और डुअल गवर्नमेंट की बात करेंगे, द्वैध जो है शासन का 1765 से 1772 के। इसमें नवाब जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, बिना किसी पावर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ब्रिटिश जो है पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ ही इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो लूट का काल कहा गया, द एरा ऑफ रोबरी। ये ब्रिटिश राइटर पुरसिवा ने बोला कि इसको जो है लूट का काल बताया कि ये लूट का इसके बाद जो है अंतिम फैक्ट देखेंगे 1772 में वैरेन हेस्टिंग इंस डुअल रूल्स, और वैरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ से डायरेक्ट जो है ब्रिटिश का शासन हुआ। इस धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।